वेलकम टू डोलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। जो हम लोग ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो सेशन किया था, जो सब चैप्टर्स किए थे, चैप्टर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आज इस एमसीक्यू के पहला पार्ट है और फिर हम लोग दूसरा पार्ट इसका एमसीक्यू का देखेंगे कल। तो ये एमसीक्यू अगर आप बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है और बंगाली लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाकर भी देख सकते हैं इसको, सेम वीडियो को बंगाली लैंग्वेज में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। डैश इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1936। ऑप्शन ए है आपका बांधवगढ़, ऑप्शन बी है आपका गिर, ऑप्शन सी सुंदरबन या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। वर्ष 1936 में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका बांधवगढ़, ऑप्शन बी है आपका गिर, ऑप्शन सी है आपका सुंदरबन या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। तो इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। अगर सबसे पहले बात करें हम लोग नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में जो आपका प्लांट होता है, इन्वायरमेंट होता है, प्लांटेशन, सब कुछ प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लस एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर एंट्री बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड रहता है। मतलब अगर आपको नेशनल पार्क में एंट्री चाहिए तो फिर आपको परमिट लेना होगा, क्योंकि आपको नेशनल पार्क में एंट्री तभी मिलेगा जब आपके पास परमिट होगा। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वहां पर भी आपके प्लांट और एनिमल दोनों को बचाया जाता है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसको 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है, 1, 2 और 3। जो बीच वाला ये आप जगह देख रहे हैं, बीच वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला, इसे कहा जाता है कोर जोन में किसी भी इंसान का घुसना परमिटेड नहीं है और यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स रहते हैं। और कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, यहाँ पर इंसानों का जाना कभी भी परमिशन नहीं दिया जाता है। अगर कोई नेशनल ज्योग्राफी का आदमी आया या फिर डिस्कवरी से कोई स्पेशल आया है या फिर एनिमल्स का काउंट लेने के लिए गवर्नमेंट ने किसी को भेजा है तो उनको स्पेशल परमिट मिलता है और फिर वो कोर में जा सकते हैं। फिर कोर के बाद जो आप ये दूसरा जोन देख रहे हैं, ये दूसरा जो बाहर का जोन है, इसको कहा जाता है आपका बफर जोन। ये बफर जोन में क्या होता है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ किया जाता है। ज्यादातर जो लोकल लोग होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो वहां पर जाए और वहां से लकी तोड़ के लाए या फिर कोई हनी बी से हनी लेके आए, तो उन्हें बफर जोन में अलाउ किया जाता है। ये लिमिटेड एक्सेस होता है और ज्यादातर जो लोकल लोग होते हैं इस जगह के, उनको ये बफर जोन में अलाउ करते हैं। और तीसरा जो ये बाहर का आप जोन देख रहे हैं, ये तीसरा बाहर का जोन एकदम, इसे कहा जाता है मैनिपुलेशन जोन। इसके लिए कोई परमिट नहीं चाहिए होता है और कोई भी यहाँ पर अंदर आ सकता है और ये जगह में घूम सकता है मैनिपुलेशन जोन में। तो अब बायोस्फीयर रिजर्व का मेनली 3 जोन है। पहला है आपका कोर जोन, जहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता। फिर है आपका बफर जोन, जिसमें सिर्फ गांव के आदमी, जो आसपास के लोग के आदमी है, वही जा सकते हैं। और फिर आता है तीसरा आपका मैनिपुलेशन जोन, जहाँ पर सभी लोग आ जा सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे हम लोग ने देखा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की रक्षा की जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए देखा जाता है। जब एनिमल्स, कोई जानवर हो गया, पक्षी हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, सबकी रक्षा के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, यहाँ पर सब नॉर्मल लोग आ सकते हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पेशल परमिट नहीं चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क में आपका प्लांट और एनिमल दोनों को बचाया जाता है और इन अंदर आने के लिए स्पेशल परमिट चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों को बचाया जाता है और ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। जो अंदर का हिस्सा होता है वो उसे कोर जोन बोलते हैं और वहां पर आपका अंदर जाने का परमिशन मिलना इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। फिर आता है आपका बाहर का बफर जोन, जिसमें आसपास के गांव के लोगों को अंदर जाने के लिए परमिशन मिल जाता है। फिर आता है मैनिपुलेशन जोन, जो सबसे बाहर का जोन है और वहां पर कोई भी आ जा सकता है। फिर आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ आपको एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है और वहां पर जाने के लिए कोई स्पेशल परमिट नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में वापस आता है, डैश इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। ये थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था इंडिया का, तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क था इंडिया का वो था आपका जिम कॉर्बेट। सबसे पहला अगर देखा जाए, सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर की जाए, तो सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था इंडिया में वो था आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है आपका आसाम में। और सबसे पहला अगर बात किया जाए कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर पूछा पहला नेशनल पार्क कौन सा था, पहला नेशनल पार्क होगा आपका, सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। सबसे पहला नेशनल पार्क था आपका जिम कॉर्बेट। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके आसाम में। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखा जाए तो वो है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी बेतला, ऑप्शन सी बंदीपुर या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़। राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में कौन सा है? ऑप्शन ए भितरकनिका, ऑप्शन बी बेतला, ऑप्शन सी बंदीपुर या फिर ऑप्शन डी बांधवगढ़। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर भितरकनिका। भितरकनिका यहाँ पर है, जो कि ये नेशनल पार्क है। और झारखंड में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपका सिमलीपाल। एक बार मैं यहाँ पर स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, सिमलीपाल का स्पेलिंग सही है। तो ये सिमलीपाल जो है ये आपका टाइगर रिजर्व है। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर झारखंड का पूछा जाए तो भितरकनिका नेशनल पार्क आपको याद रखना है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद रखना है और डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए दादरा एंड नागर हवेली, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी है आपका लक्षद्वीप। बंजर द्वीप वन्यजीव उद्यान
कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दादरा एंड नगर हवेली, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर होगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बैरन आइलैंड आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और बैरन आइलैंड की दूसरी अगर एक खास बात पूछा जाए तो बैरन आइलैंड में दूसरा खास बात क्या है, तो बैरन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो, इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो और वो है आपका बैरन आइलैंड में। तो बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। डालमा ट्रैप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। डालमा ट्रैप भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा, ये जो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें डालमा ट्रैप भी कहा जाता है। तो डालमा ट्रैप कहाँ है आपका, तो है आपके झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। वन उद्यान स्थापन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए देहरादून। अगर फॉरेस्ट रिसर्च की बात की जाए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पहले बना था 1906 में और इसका पहले नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, और बाद में इंडिया के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका देहरादून है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। उसका मैंने एक लिस्ट बनाया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो पहले तो है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो है आपका देहरादून में। ICAR की अगर बात की जाए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका जोधपुर में। तो आपको ये याद रखने में भी आसानी होगा कि सेंट्रल एरिड जोन मतलब सूखा एरिया का रिसर्च कहाँ पर किया जाता है, तो वो है आपका जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ रेन एंड मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो है आपका जोरहाट में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग अगर देखा जाए तो है आपका कॉम्बेटोर में। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाए तो है आपका रांची में। डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन अगर देखा जाए तो ये भी है आपका देहरादून में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है आपका हैदराबाद में। तो ये सारे जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्जाम्स में काफी बार आते हैं और मैंने ये लिस्ट आपको बना के दे दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सब इंस्टीट्यूट को याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आसाम। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आसाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। इसे आसान याद रखने के लिए आसान तरीका ये है कि जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो अपना बैंड खोलना चाहता था पर उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। एक ही स्टेट ने सिर्फ उसको सपोर्ट किया था, जो था कर्नाटक। उसके नाम में ही है जो कर, मतलब जो करना तू कर। तो कर्नाटक ने सिर्फ इसको सपोर्ट किया था बांदीपुर को। तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो है आपके कर्नाटक में। ऐसे दूसरा आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है तो नेशनल पार्क का जो मैंने चैप्टर किया है उसका लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप छोटे छोटे लिंक बना सकते हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगा। What should be the proportion of the forest cover in India to maintain ecological balance? Option A 11.1%, option B 22.2%, option C 33.3%, या फिर option D 44.4%। भारत के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण का अनुपात क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 11.1%, ऑप्शन बी 22.2%, ऑप्शन सी 33.3%, या फिर ऑप्शन डी 44.4%। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 33.3%। तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर 33.3% होने से आपका एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन मतलब जो ट्रीज के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए यूजफुल है और दोनों आराम से रह सकते हैं, इसे कहा जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 33.3% ऑफ इंडिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर टू ब्रिंग अबाउट दिस इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, A tropical deciduous plant special to Deccan plateau is option A teak, option B शीशम, option C सैंडलवुड, option D साल। कौन सा उपकटीय पर्णपति डेक्कन पठार के लिए विशेष? ऑप्शन ए टीक, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी सैंडलवुड, ऑप्शन डी साल। तो फिर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए टीक। टीक का अगर बात किया जाए तो टीक का जो वुड होता है वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। वो टीक आपके फर्नीचर के लिए यूज किया जा सकता है, जो घर बनाते हैं वो घर बनाने के लिए यूज हो सकता है, हाउस के लिए। फिर जहाज में डेक्स होते हैं, जो जहाज पानी से आता है एक जगह पे रुक जाती है तो उसी को कहा जाता है डेक। तो वो डेक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है ये टीक को। तो टीक एक बहुत ही महंगा वुड है और ये मेनली स्पेशलिटी आपका डेक्कन प्लेट्यू में जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वहां पर टीक काफी ज्यादा मिलता है। The गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया कि आपने अगर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर इट्स। ऑप्शन ए लायन सेंचुरी, ऑप्शन बी डियर पार्क, ऑप्शन सी टाइगर सेंचुरी, या फिर ऑप्शन डी क्रोकोडाइल पार्क। क्या गिर जंगल प्रसिद्ध है? क्यों गिर जंगल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लायन सेंचुरी, ऑप्शन बी डियर पार्क, ऑप्शन सी टाइगर सेंचुरी, ऑप्शन डी क्रोकोडाइल पार्क। तो ये तो आपको सब कुछ पता है, ये होगा लायन सेंचुरी के लिए। और अगर स्पेसिफाइड पूछा जाए तो आपका एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, When was the first national forest policy issued by the government of India? Option A 1952, option B 1940, option C 1942, या फिर option D 1999। भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, या फिर ऑप्शन डी 1999। तो इंडिया में अगर फॉरेस्ट पॉलिसी की बात की जाए तो पहला जो फॉरेस्ट पॉलिसी बना था इंडिया में
वो बना था आपके साथ 1894 में। फिर ये 1894 में जब बना था, बाद में इसका रिविजन किया गया था, मतलब थोड़े चेंजेस लाए गए थे 1952 में, और फिर चेंजेस लाए गए थे आपके ईयर 1988 में। तो अगर देखा जाए ये क्वेश्चन, पहला नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बना था, तो ये बना था 1894 में, और यहाँ पर ऑप्शन में 1894 नहीं है, तो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये भी मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट जब से मिला तब से इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का पहला पॉलिसी कब बना था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर होगा आपका 1952, ऑप्शन ए 1952। तो आप जब क्वेश्चन ऐसा आएगा, जब आपको सही आंसर नहीं दिखा देगा, तो सबसे क्लोजेस्ट जो सही आंसर होगा उस पर आप टिक करके आ जाइए। इसमें आपको दोनों तरफ से ऑप्शन मिल जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत है तो फिर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर मान लीजिए ये जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था पहला, तो वो भी आपका 1952 में पहला बनाया था, तो वो भी आपको सही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो क्लोजेस्ट आंसर मिलेगा, सही आंसर से जो सबसे क्लोज आंसर मिलेगा उस पर आप टिक करके आएंगे। नामदफा नेशनल पार्क इज इन, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये नामदफा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखने का एक आसान तरीका है, अरुणाचल प्रदेश में एक दफा नाम का आदमी था जिसको वहां से निकाल दिया गया था, इसलिए नाम को वहां से दफा कर दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश ने नाम को जब वहां से दफा कर दिया था, तब दफा करने के कुछ दिन बाद तक उसे मिस करने लगा, तो वो मिजोरम में चला गया था। मिजोरम को क्योंकि दफा कर दिया गया था, तो दफा ने अपना नाम थोड़ा चेंज कर लिया और अपना नाम बना दिया डंपा, और वहां पर शेरों की तरह जीने लगा, इसलिए वो हो गया टाइगर रिजर्व। तो मिजोरम में आपका डंपा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पहले दफा था, उसका नाम से दफा कर दिया गया था, दफा करने के बाद उसको मिस करने लगा था अरुणाचल प्रदेश, तो वो मिजोरम में जाके क्योंकि उसे मिस करता था, तो उसने थोड़ा अपना नाम चेंज किया। पहले उसका नाम था दफा, उसने नाम चेंज करके दंपा रख दिया, और दंपा नाम रख के वो मिजोरम में एकदम शेरों की तरह जीने लगा, इसलिए वहां पर बन गया आपका दंपा टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which wildlife sanctuary has a project to conserve the rhinos in India? ऑप्शन ए बांडीपुर, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी काजीरंगा, या फिर ऑप्शन डी गिर। भारत में किस वन्यजीव उदाहरण में गेंडों की सुरक्षा की परियोजना है? ऑप्शन ए बांडीपुर, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी काजीरंगा, या फिर ऑप्शन डी गिर। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर काजीरंगा। अगर यहाँ पर कहा जाए तो फिर यहाँ पर राइनोस की जो बात हो रही है, ये राइनोस है वन हॉर्न राइनोस। ये वन हॉर्न राइनोस जो है वो दो ही जगह पे मिलता है, एक है काजीरंगा और दूसरा आपका मिलता है नेपाल में। दुनिया में कहीं नहीं मिलता ये वन हॉर्न राइनोस, एक मिलता है आपके काजीरंगा में और दूसरा मिलता है आपका नेपाल में। और जो ये काजीरंगा में है, राइनोस का पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए कुछ राइनोस को ले गया 2020 में ले जाया गया था काजीरंगा से मानस पार्क तक। तो अगर पूछा जाए कि कहाँ पर मिलता है, तो काजीरंगा में मिलता है, नेपाल में मिलता है, और ये राइनोस का जो प्रोजेक्ट कहाँ पर चलता है, तो फिर ये चलता है आपके काजीरंगा में। आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, Where was the first biodiesel established in India? ऑप्शन ए नॉकरेक, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी नीलगिरीज, ऑप्शन डी पेरियार। भारत में पहला बायोडिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नॉकरेक, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी नीलगिरीज, या फिर ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरीज। नीलगिरीज की अगर बात की जाए, नीलगिरीज को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था आपके 1986 में। 1986 में नीलगिरीज को इंडिया का पहला बायो रिजर्व बनाया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज का चैप्टर बस यही था। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पार्ट 2 प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।